नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के लिए राजस्थान के अपवाह तंत्र का एक बहुत ही शानदार और लाजवाब वीडियो लेकर आया हूं मैं। बहुत से विद्यार्थियों की मांग थी कि राजस्थान के अपवाह तंत्र में जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं और जहां से आजकल एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आज आप सभी की मांग को देखते हुए मैं यहां पर लेकर उपस्थित हुआ हूं राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में। सभी प्रकार की जो राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं, उन सबको हम यहां पर विस्तार से देखेंगे। दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, आप सभी को राम राम, आप सभी को गुड इवनिंग। आप इस मैप में यहां पर ऊपर देख सकते हैं, प्रत्येक नदी का अपवाह तंत्र यहां पर दिखाया गया है। आंतरिक अपवाह तंत्र में आप यहां देख सकते हैं, सबसे पहले घग्गर नदी का यहां दिखा रखा है। शेखावाटी के इस एरिया में कांतली नदी का है, साबी नदी का है, रूपारेल का है, बाणगंगा का है, गंभीर का है। तो ये राजस्थान में कुछ बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। इनके कैसे कैसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, उसी के हिसाब से मैं यहां पर लेकर उपस्थित हुआ हूं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से इनको। ये भी आप देख सकते हैं, यहां पर ये घग्गर नदी यहां प्रवेश कर रही है। इस तरह से आजकल तो यहां तक ही आती है, यहां तक ही दिखाया गया है। बाकी ये कभी यहां तक जाती थी, हम बात करेंगे आगे। ये एक नदी यहां पर दिखाई गई है साबी नदी के बारे में। ये जो नदी यहां आप देख रहे हैं, ये बाणगंगा नदी के बारे में है। और कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो आंतरिक अपवाह तंत्र की है, उसके बारे में यहां पर विस्तार से बात करने वाले। कहीं नहीं जाइए, लास्ट तक आप जुड़े रहे और देखते रहिए। देखिए घग्गर नदी, तो घग्गर नदी के सबसे पहले ये दोनों पॉइंट है वो बार बार एग्जाम में पूछी गई है। इस नदी को नट नदी भी कहा जाता है और इस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोनों को कंठस्थ याद कर ले, साथ में अपनी नोटबुक भी रखें, इनको लिखते रहें। उद्गम स्थान कहां से होता है घग्गर का? अगर पर्वत श्रेणी पूछे तो हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी से। अगर राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश से। स्थान पूछे तो हिमाचल प्रदेश के कालका नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। मैंने तीनों पॉइंट इसी प्रकार से लिए। पर्वत श्रेणी भी आ सकता है ऑप्शन में, शिवालिक, राज्य हिमाचल, स्थान कालका। ये वैदिक सरस्वती नदी है, उसके पेटे में बहने वाली है और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे कुछ नदी की विशेषताएं देखते हैं। ये नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। पूछा जाए कौन से जिले में प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ में। कहां प्रवेश करती है? टिब्बी और तलवाड़ा भी ऑप्शन में आ सकता है, तो तीनों देख लें। दोस्तों, ये नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहती है। देखिए, अब तक सबसे ज्यादा राज्यों में राजस्थान में बहने वाली, सबसे ज्यादा राज्यों में बहती है ये। हिमाचल 4, अब तक चंबल भी 3 में थी, माही नदी भी 3 राज्यों से बह रही है, ठीक है। लेकिन ये नदी है वो 4 राज्यों से होकर बह रही है। आप देखिए यहां पर और कोई नदी आपको नहीं मिलेगी। ये नदी भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बहती है। बहती थी पहले, अब नहीं जाती। लेकिन यह भी बड़ी शानदार बात है, राजस्थान से होकर बहने वाली ये एकमात्र नदी है जो 2 देशों में बहती थी, लेकिन वर्तमान में ये भारत में ही बहती है, मतलब राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में, हिमाचल में। पहले यह नदी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती थी, जब इसमें पानी की मात्रा क्या होती थी? ज्यादा होती थी। अंतिम स्टेशन अगर आपसे पूछा जाए कि कभी ये पाकिस्तान में अंतिम स्टेशन कहां तक जाती थी, तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती थी। लेकिन जब पानी ज्यादा होता था, अब इसमें पानी की मात्रा कम हो गई है। अभी ये नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भटनेर के आसपास विलुप्त हो जाती है। यह आपको पुरानी किताबों में मिल रहा है कि सूरतगढ़ श्री गंगानगर के आसपास ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। राजस्थान में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में है। राजस्थान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली अर्थात क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। यह पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन से जिलों में है, तो यहां आपको याद रखना है हनुमानगढ़ और गंगानगर में। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली कहती हैं और पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? हकरा के नाम से इसको जानते हैं। ये दोनों ही बातें बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। देखते हैं कुछ नेक्स्ट बातें यहां पर। अगली जो नदी का नाम है वो कांतली अर्थात कौन सी है? काटली नदी। उद्गम कहां से होता है? तो सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से होता है। यह नदी सीकर और झुंझुनू में बहती है। इसके बहाव क्षेत्र को तोराबाटी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तोराबाटी निम्न में से किस नदी का बहाव क्षेत्र है, तो वो कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी
एक आया था बनास के बारे में, वो थी पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी बनास। लेकिन आंतरिक अपवाह तंत्र की पूरी राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी है, तो वह कौन सी है? काकली है, क्योंकि इसकी लंबाई कुछ बुक्स में 134 और कुछ बुक्स में क्या है 100 किलोमीटर तक दी हुई है। गणेश्वर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जिसको कहा जाता है, वो इसी नदी के किनारे विकसित हुई है, सीकर में स्थित है और इस नदी के किनारे विकसित हुई है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं दोस्तों, बाण गंगा नदी। दोनों उपनाम एग्जाम में पूछ जा चुके हैं और आज एक एग्जाम हुई थी फायरमैन की, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इस नदी को रुंडित नदी भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि निम्न में से किस सरिता को रुंडित सरिता कहा जाता है, तो वह कौन सी है? बाणगंगा नदी को रुंडित नदी भी कहती हैं। दोस्तों रुंडित क्या होती है? रुंडित होती है क्योंकि पहले बाणगंगा नदी जाती थी, यमुना में मिलती थी फतेहाबाद के आसपास, लेकिन अब नहीं जाती क्योंकि अब ये भरतपुर के आसपास ही समाप्त हो जाती है। ऐसी नदियां जो पहले किसी बड़ी सहायक नदी में जाकर मिलती थी, अब वो नहीं मिलती, तो ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं? रुंडित। जिनकी लंबाई धीरे धीरे कम हो रही है वो रुंडित नदियां हैं, तो ये रुंडित सरिता है और ये आज ही एग्जाम में पूछा गया इसको। नेक्स्ट है, उद्गम कहां से होता है बाणगंगा नदी का? तो बैराट की पहाड़ियां, जयपुर से होता है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये नदी राज्य के जयपुर में बहती है, दौसा में बहती है, क्योंकि जयपुर से निकलती है, जयपुर के बाद ये दौसा जाती है, दौसा से ये भरतपुर जिले में समाप्त हो जाती है। लेकिन किसी समय ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रवेश करती, फतेहाबाद के निकट जाके किसमें मिल जाती थी? यमुना में। तो ये कभी यमुना की सहायक नदी होती थी, ये कभी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदी कहलाती थी, लेकिन आजकल ये नहीं है, क्योंकि आजकल ये कहां पर? भरतपुर के आसपास ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। साबी नदी, उद्गम सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से होता है। राजस्थान के जयपुर और अलवर जिले में ये नदी बहती है। उसके बाद ये नदी हरियाणा में जाती है। गुरुग्राम, जिसका नया नाम गुरुग्राम है, पुराना गुड़गांव है, उसके निकट एक जगह जिसका नाम है पटौदी, और वहां जाकर ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट बातें। रूपारेल नदी, उपनाम क्या है? इसे लसवारी नदी भी कहा जाता है। इसे वराह अर्थात कुछ बुक्स में लिखा हुआ है बराह नदी, वराह अर्थात बराह नदी कहते हैं। ये भी पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है। उद्गम अलवर जिले के थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट में उदयनाथ की पहाड़ियों से ये निकलती है। तीनों नाम पूछ सकती है, कौन से जिले से? अलवर से, थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट से, कौन सी पहाड़ियों से? उदयनाथ की पहाड़ियों से। अंत में यह नदी भरतपुर के निकट कुशलपुर नामक जगह है, वहां जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल ने इस नदी पर एक झील बनाई जिसका नाम क्या है? मोती झील। क्यों बनवाई? बनाई इसलिए क्योंकि पहले किसी जमाने में जब जल की मात्रा ज्यादा होती थी तो भरतपुर शहर में यह नदी बाढ़ लाती थी। एक बार आरएस के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी भरतपुर शहर में बाढ़ लाती थी, तो वह कौन सी? रूपारेल। और उस बाढ़ से बचने के लिए इस नदी पर एक झील बना दी, मोती झील। किसने बनवाई? महाराजा सूरजमल ने। रूपारेल नदी का पानी किस झील में गिरता है? मोती झील। मोती झील में किस नदी का पानी आता है? रूपारेल नदी का पानी आता है। इसी वजह से इस मोती झील का पानी है वो किसको पीने के लिए मिलता है? तो ये मिलता है भरतपुर शहर को। इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है क्या? भरतपुर की जीवन रेखा। पेयजल मिलता है भरतपुर शहर को, तो भरतपुर की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो नदी है वो काकनी नदी है। उपनाम इस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। उद्गम कहां से होता है? तो जैसलमेर के कोटरी गांव, और कुछ बुक्स में दोस्तों लिखा कोट्यारी गांव। दोस्तों अगर आपको ये तरीका, ये क्लास, ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक जरूर करें। समय समय पर राजस्थान की अपवाह तंत्र या राजस्थान की ज्योग्राफी की वीडियो में डालता रहता हूं, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भुज झील में यह नदी गिरती है। एक बार एग्जाम में आया था, निम्न में से कौन सी नदी भुज झील का निर्माण करती है? क्योंकि भुज झील में पानी लाने का काम कौन करती है? काकनी नदी करती है। ठीक है, तो भुज झील में गिरती है। मेंथा नदी, उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जयपुर से होता है। अंत में यह नदी सांबर झील में गिरती है। रूपनगढ़ नदी, उद्गम नाग पहाड़, अजमेर से होता है, और यह भी अंत में कहां गिरती है? सांबर झील में गिरती है। दोस्तों सांबर झील में 4 नदियां गिरती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेल। ये चारों नदियां किस में गिरती हैं? सांबर झील में। और मेंथा और रूपनगढ़ दोनों ही नदियां सांबर झील में गिरती है, दोनों ही आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। तो दोस्तों आज ये थी आपके सामने
सामने राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां जिनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैं यहां पर लेकर उपस्थित हुआ। आपको ये क्लास, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। आपने अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।